डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, उसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स स्ट्रॉर्ज एंड विलियम लुइस इन 1916 मैंने लास्ट में इसलिए बोला जिससे कि आपको एक ईयर का आइडिया लग सके कि ये कोई रिसेंट थ्योरी नहीं है, बहुत पहले की थ्योरी है। उस समय ज़्यादातर रिएक्शंस हमारी बाई मॉलिकुलर सिंपल रिएक्शंस होती थी। तो मैं ये भी यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मैक्स स्ट्रॉर्ज और विलियम लुइस ने जो ये थ्योरी दी, ये जनरली बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस के ऊपर इन्होंने स्टडी की है। अब जो भी कोई थ्योरी होती है वो किसी ना किसी लॉजिक पर बेस्ड होती है, उसकी कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स होती हैं, तो उनको हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यदि इस वर्ड को आप सोचें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको आप केटीजी भी फिजिक्स में बोलते हैं, वहाँ आप पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स, मतलब उनको हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट किया गया है। मतलब उसी तरीके से आगे अभी हम लोग जब इनके कोलिजन्स वगैरह की बात करेंगे तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या कि जब इस थ्योरी को आगे बढ़ाया गया तो सबसे पहली कंडीशन जो कि इन्होंने मैक्स स्ट्रॉर्ज और विलियम लुइस ने रखी कि यदि रिएक्टेंट हैं और वो अलग अलग चैम्बर में हैं तो उनको आपको मिक्स तो करना पड़ेगा, और आसान वर्ड बोलूं कि उनके बीच में कोलिजन होना बहुत जरूरी है। फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन्स इन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यदि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन नहीं होगा तो फिर वहां पर रिएक्शन की बात करना बेकार है, ये इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया। उसके बाद जब कोलिजन होंगे तो आप देखिए, सपोज छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और इस तरीके से वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि कोलिजन्स तो आपको यहाँ पर विजुलाइज हो रहे होंगे। एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन्स होंगे उनको केटीजी में, जो आप पहले से जानते हैं, उसमें नाम दिया गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी और उसको Z से डिनोट करते हैं। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो या कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे, इन पर कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सर बच्चों के मन में कई बार एक डाउट आता है कि सर यहाँ पे जो आपने कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी तो उसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अगर वॉल्यूम चेंज करके किसी तरीके से कंसंट्रेशन बदल दी जाए तो क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा सर। भाई सीधी सी बात आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम चेंज करके यदि आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, जनरली सर हम लोग जो कंसंट्रेशन चेंज करते हैं वो वॉल्यूम चेंज करके ही जनरली करते हैं। तो यदि आपने वॉल्यूम चेंज किया है तो नो डाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं अर्थात रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर चेंज होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये आखिरकार जो कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, तो जब इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो जो बहुत सारी गैसियस रिएक्शंस के ऊपर जब काम किया तो इसकी वैल्यू बहुत लार्ज आई, अप्रॉक्सीमेटली 10 to power 25 to 10 to power 28 कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब इतनी लार्ज वैल्यू थी तो विलियम लुइस और मैक्स स्ट्रॉर्ज ने ये सोचा कि यार तब तो जो इफिशियंसी रिएक्शन की वो तो बहुत हाई होगी, मतलब हम रिएक्टेंट मिलाएंगे और बहुत सारा हमको प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं उसका केवल एक छोटा सा फ्रैक्शन ही इफेक्टिव कोलिजन कहलाया। एक छोटा सा फ्रैक्शन ही वो कोलिजन्स थे जिनसे प्रोडक्ट बना। सभी कोलिजन्स ने प्रोडक्ट बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं किया और इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। बट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कोलिजन्स आर कैपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैं उन्हीं कोलिजन्स को यहाँ इस थ्योरी के अंदर इफेक्टिव कोलिजन्स कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर हर कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोल सकते। अब यदि हर कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोल सकते तो फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि जो कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है वो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल कर दे जिससे कि वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाने लग जाए। तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अभी इसकी हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन्स। तो सर यहाँ पे फिर अगेन एक डाउट आता है कि क्या ये जो दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन में से एक इंस्टेंस पे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है
तो क्या वो इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा? नहीं सर, तब वो नहीं कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, सपोज कोई कोलिजन हुआ, उसमें ओरिएंटेशन तो प्रॉपर था लेकिन एनर्जी जितनी चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं थी, तब भी वो इफेक्टिव कोलिजन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इट मीन्स, यदि आसान शब्दों में बोलूं तो ये जो एनर्जी वाला कंडीशन है, जिसको मैं बोल सकता हूं जो एनर्जी बैरियर है, और जो ओरिएंटेशन वाली कंडीशन है, मतलब जो ओरिएंटेशन बैरियर है, इनका साइमल्टेनियसली फुलफिल होना जरूरी है। अब ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, इनको जरा हम लोग आगे समझते हैं। एनर्जी बैरियर, जैसे नाम से क्लियर है, एनर्जी बैरियर मतलब इस बैरियर को हम क्रॉस कर लें तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसी एनर्जी बैरियर में दो डिफिनीशंस यहां पर कॉमनली आती हैं, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये कि यदि मैं कोई रिएक्शन कराना चाह रहा हूं, वहां पर यदि वो केमिकल रिएक्शन होना चाह रही है तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये अभी हम लोग आगे ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है और क्या एक्टिवेशन एनर्जी है। जिस तरीके से सपोज हम कोई चीज परचेज करने गए और उसका प्राइस सपोज 1800 रुपीज था और मेरे पास 1500 रुपीज पड़े हुए थे, तो जो उसका 1800 रुपीज प्राइस बताया वो मेरे केमिस्ट्री के हिसाब से चलूं तो वो कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। लेकिन आपके पास तो 1500 है, इसका मतलब आपको और जो अरेंज करने वो 300 रुपीज अरेंज करने हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर जरा एक अगला टर्म देखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यदि यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए तो ये ग्राफ देखिएगा, ये वाई एक्सिस पर एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो सर ये बताइए कि यहां पर ये पूरा जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसको तो हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सर रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, खुद से होगी, कुछ एनर्जी उनके पास सर पहले से होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसकी खुद कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। अब जब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और हमें पता है कि इस रिएक्शन को होने के लिए ये बैरियर है और जो बैरियर है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो इस ग्राफ के थ्रू समझने की जरा कोशिश करिए। यहां पर जो ये ग्राफ बनाया गया है जरा समझना, यहां पर ये पत्थर था, ये इंसान यहां पर खड़ा हुआ था और इसको यहां तक ले जाना था, तो इतना तो स्लोप इसको चढ़ना पड़ेगा। एक बार यहां पर चढ़ जाता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये नीचे आकर ही रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से थी, तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो रिमेनिंग एनर्जी प्रोवाइड की गई, सर उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और यहां पर यदि आप पहुंच गए तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ट्रांजिशन स्टेट आएगी। हो सकता है उस ट्रांजिशन स्टेट को जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, और इस तरीके से फिर यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम पहले बैरियर की एक छोटी सी समरी बनाएं कि यदि हम ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लेते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, अर्थात प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जैसा सर के साथ अभी डिस्कस हुआ था कि दो कंडीशंस हैं, अकेले एनर्जी बैरियर नहीं है, एक अगला जो है वो है ओरिएंटेशन बैरियर। बिल्कुल सर, तो सर ने जो बताया कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एनर्जी वाला पार्ट आपने बिल्कुल डिटेल में समझा। सर ने वो जो 1800 रुपए वाला एग्जांपल लिया वो परफेक्ट है। एक बार जरा उसको देखिए सर, अगर 1800 रुपए टोटल उसकी प्राइस थी, 1500 आपके पास है, यानी ये आपका खुद का एनर्जी है, रिएक्टेंट का एनर्जी है, और जो 300 एक्स्ट्रा चाहिए वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, जिसके बाद आपका प्रोडक्ट बनने का चांसेस बढ़ेगा। तो ओरिएंटेशन में देखिए सिंपल सी बात समझते हैं। ओरिएंटेशन का बेसिक मीनिंग हो गया डायरेक्शन से, कि आपके रिएक्टिंग पार्टिकल एक दूसरे को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए हमने दो पर्टिकुलर फिनोमिना, दो पर्टिकुलर एग्जांपल लिए। पहले एग्जांपल में प्रॉपर ओरिएंटेशन जहां पे हो रहा है उसको जरा देखिए। दो मॉलिक्यूल्स हैं A2 और B2, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच के बाद ये एक दूसरे के फेस टू फेस हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। जब इन्होंने हेड ऑन कोलिजन किया तो ये A और B एक दूसरे के पास आया, ये A और B एक दूसरे के पास आया, और अल्टीमेटली ये दोनों इतना पास आ गए कि अब ये एक स्टेबल AB मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ जो अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इसकी बहुत अच्छी संभावना है कि ये प्रोडक्ट बना दे अगर ये एनर्जी बैरियर जो इससे पहले आया था उसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो। लेकिन दूसरे केस में देखते हैं, ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। इस बार A2 और B2 सेम वही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनका अप्रोच का तरीका अलग है, डायरेक्शन अलग है। जब इस बार ये अप्रोच कर रहे हैं तो ये हेड ऑन कोलिजन की बजाय साइडवेज कोलिजन कर रहे हैं। इस साइडवेज कोलिजन की वजह से ये A एटम जो इधर की तरफ है और ये जो B एटम इधर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे।
इनके बीच में आपके बॉन्डिंग होने की संभावना है, लेकिन ये ए एटम जो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये जो इधर वाला है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं बच्चों, तो AB मॉलिक्यूल्स जो ये दो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे थे, इनके बनने के चांसेस जो है वो काफी वीक हैं, और ऐसे में ओरिएंटेशन रहेगा इम्प्रॉपर। तो सर ये जो ओरिएंटेशन बैरियर की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे थे, तो इन्होंने एनर्जी बैरियर तो क्रॉस कर लिया होगा, इसका मतलब इनके पास भी सफिशिएंट एनर्जी है और इनके पास भी सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन सर इन्होंने जो डायरेक्शन चूज किया कोलाइड होने का वो सही किया, उस वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां पर एनर्जी बैरियर तो क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कोलिजन का डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर चूज नहीं किया। अब ये तो एक तरीके से A2 B2 मतलब एक मॉलिक्यूल्स हो गए। यदि इसको हम एक ओरिजिनल एग्जांपल के थ्रू समझें तो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से ये पूरी बात समझ में आ सकती है। कैसे, जरा समझना। बहुत ही फेमस रिएक्शन है CH3Br प्लस OH माइनस, मतलब कहीं ना कहीं OH माइनस यहाँ पर आ रहा है, इस पर अटैक करेगा और CH3OH प्लस Br माइनस वो यहाँ पर बनाना चाहता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये नाम बताया जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब इस एग्जाम्पल से हमारी दोनों बातें कवर हो जाएंगी कि इफेक्टिव कोलिजन का क्या रोल है। यदि देखिए CH3Br और OH माइनस, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन। यदि कोलिजन नहीं होगा तो फिर वहां पर आगे बढ़ना ही बेकार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यहां पर कोलाइड करना चाहते हैं। अब कोलाइड करना चाहते हैं तो जरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, OH माइनस आया और ब्रोमीन और कार्बन में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब यदि यहां पर हम पोलैरिटी देखें तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक्यूमुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अट्रैक्ट होकर यहां पर मतलब इस साइड पे आ जाएगी। तो इधर माइनस हुआ और इधर प्लस हुआ। अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करिएगा कि OH माइनस ने फ्रंट साइड से यहां पर अटैक किया। अब OH माइनस ने फ्रंट साइड से यहां पर अटैक किया तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग गया। अब जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग गया तो मैं आपसे यहां पर कह सकता हूं, यदि आप बात समझने की कोशिश करिएगा, कि यहां पर कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब रिएक्शन से पहले भी रिएक्टेंट थे, और जब कुछ हुआ ही नहीं तो कंटेनर में वो ऐसे पड़े हुए हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये वाला कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो मैं कहूँगा भाई एनर्जी तो ये रख के लाए थे, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा। इट मीन्स दिस ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब OH माइनस को बिल्कुल पक्का विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं अल्कोहल बनाऊंगा। अब उसने अपनी पिछली गलती को सुधारा, उसने कहा यार जब तक मैं फ्रंट साइड से अटैक करता रहूंगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर Br के ऊपर निगेटिव चार्ज डेंसिटी थी और Br का जो एटॉमिक रेडियस है वो भी ज्यादा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कुछ ना कुछ लगेगा। तो उन दोनों फैक्टर की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन OH माइनस अपनी बात का पक्का था, उसने कहा मैं अल्कोहल बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो अब जरा समझिए सेकेंड जो यहां पर केस बनता है उसमें OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया, और जब OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया तो इस तरीके से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब जरा बैक साइड से अटैक करने का फायदा जरा समझिए। ये हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा जो एलिमेंट है जो हम यदि बात करते हैं वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इसका मतलब यहां पर इस बार इसको उतना स्टेरिक हिंड्रेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, और ये कार्बन के पास यहाँ पर पहुँच जाता है। और जब ये कार्बन के पास पहुँच जाएगा तो कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट होगी, और कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, वो तो 4 ही रहेगी। इसका मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनेगी जिसमें OH कार्बन के साथ अटैच हो रहा होगा और ब्रोमीन धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा होगा, क्योंकि कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। और इसी को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लीविंग ग्रुप बोल देते हैं कि Br
Br जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है और इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं और तुरंत यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको दिखेगा। इसका मतलब सेकंड वाले केस में जब उसने डायरेक्शन का ध्यान रखा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन इट मींस इस ओरिजिनल एग्जांपल से यह बात साबित हो जाती है कि सफिशिएंट एनर्जी इस केस में भी थी, सफिशिएंट एनर्जी इस केस में भी थी, लेकिन डायरेक्शन जो था वो इसमें सही था, इसीलिए इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन बोला गया। अब जरा समझिएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब यहां तक की सर यदि हम लोग बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें इफेक्टिव कोलिजन की बात करनी है, यदि हम लोग एक बार देखें, यदि इफेक्टिव कोलिजन की बात करनी है तो एनर्जी बैरियर भी हमको क्रॉस करना होगा और ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस करना होगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए, एक समरी बनाते हैं कोलिजन थ्योरी की कि आखिरकार जो इतनी देर बात हुई उसकी समरी क्या है। इन कोलिजन थ्योरी सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, टुगेदर डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। इट मींस किसी एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसके ड्रॉबैक आपको बता दिए थे, तो एक साथ फुलफिल होना चाहिए एंड हेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो रिएक्शन होगी और जब रिएक्शन होगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी और उसी स्पीड को तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने नाम दिया था सर रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि कोलिजन थ्योरी में यदि हम समरी के तौर पर देखते हैं तो रेट कुछ ना कुछ चीजों पे डिपेंड करेगी। तो एक फॉर्मूला आपके सामने है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन अपने 12th लेवल पर नहीं है। रेट इक्वल्स टू P इंटू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वगैरह क्या है, इसका पूरा फुल सिग्निफिकेंस क्या है, वो आगे आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह में हम आपको बताएंगे। यहां तो आप ये समझिए कि यहां से कोलिजन थ्योरी से ये फैक्ट साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोलिजन का डायरेक्शन भी रोल प्ले करता है और कोलिजन्स कितने हो रहे हैं वो भी रोल प्ले करते हैं और उन्हीं दोनों को मिलाकर इफेक्टिव कोलिजन निकल कर आते हैं और उन्हीं से प्रोडक्ट का सर फॉर्मेशन होता है। और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, अर्थात रिएक्शन हुई और रिएक्शन हुई तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी और यदि कुछ ना कुछ स्पीड थी तो उसी को नाम क्या देते हैं, रेट। तो रेट इक्वल्स टू P इंटू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ए बी इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि ये हो रहा है बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं 1916। इसका मतलब उस समय इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सर डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ए और बी मॉलिक्यूल्स थे तो उनके बीच में कोलिजन्स होंगे, तो जेड ए बी कहीं ना कहीं कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में वो ये भी पूछ सकता है कि इस एक्सप्रेशन में जेड ए बी क्या है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि जेड ए बी है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक चीज बताइए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में अभी जो हम लोगों ने लास्ट में सर पढ़ा था ओरिएंटेशन बैरियर, इसका मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता था। तो फिर वही बात आ गई जो मैं आपको बोल रहा था एग्जांपल में कि कहीं ना कहीं जब वो ब्रोमीन की तरफ से जाता था तो स्टेरिक हिंड्रेंस आता था, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो P का मतलब है वो है प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, और ये इक्वेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में से आ सकती है। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से कहा होगा कि रेट का कौन सा एक्सप्रेशन सही है। किसी में P गायब कर देगा, किसी में Z गायब कर देगा, तो आपको फुल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। और ये को हम लोगों ने नाम दिया था एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किन फैक्ट पे डिपेंड करती, वो तो आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना है। और यही हमारे कोलिजन थ्योरी की कहीं ना कहीं एक समरी है कि रेट इक्वल्स टू P इंटू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी।